हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आजकल क्या है कि जो नया सिलेबस आया है, इस सिलेबस के अंदर कई जो टॉपिक है वो चेंज हुए हैं और कई जो टॉपिक है वो नए ऐड भी हुए हैं। परंतु मेरा मानना ये है कि जब एक कोर्स चेंज होता है तो उस नए आने वाले कोर्स के अंदर थोड़ी बहुत भिन्नताएं केवल ये पाई जा सकती है कि जो एक आधे एग्जाम्पल थे उनको आप चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, कई एक दो तीन प्रकार की जो नई चीजें उनको ऐड कर देते हैं। इनके अलावा उसके अंदर कोई भी चीजें नहीं आती है और जो बेसिक फंडामेंटल है वो सारा का सारा एक प्रकार से चलता है। तो कई प्रकार के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने आज 8th क्लास का एक जो फिजिक्स का चैप्टर है, एक बड़ा ही अत्यधिक सुंदर और आगे की जो क्लासें हैं बोर्ड क्लासें लाइक 10th और 12th साइंस फिजिक्स का है, वो बेस यहीं से तैयार होता है। तो ये जो चैप्टर है ये आपका प्रकाशिकी से संबंधित है, जिसको आप ऑप्टिक्स बोलते हैं। प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंग होती है। यदि आपसे पूछ ले कि प्रकाश को परिभाषित कीजिए तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है ये क्लास 8th का चैप्टर है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं फिजिक्स से, और ये चैप्टर शायद 14 नंबर का चैप्टर होना चाहिए, 14वें नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ में डील करूंगा कि जो प्रकाश क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवण और एक आपका परिक्षेपण होता है। तो इन सारी चीजों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और इसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेन जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है। प्रकाश का जो परावर्तन अपवर्तन है सॉरी, वो किस प्रकार से हम डील कर सकते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा कि प्रिज्म नाम की एक ऑप्टिक युक्ति होती है, जिसको आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। वो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक इस प्रकार की कांच की झिल्ली का उपकरण है जिसके अंदर जब कोई प्रकाशीय किरणें प्रवेश करती है तो वो बिखर जाती है। इस घटना को हम परिक्षेपण भी कह सकते हैं, जिसलिए मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, या हम यदि किसी सिक्के को जल से भरी हुई बाल्टी के अंदर डालते हैं तो वो उभरा हुआ क्यों दिखाई देता है, पेंसिल को डालने पर वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, किस प्रकार से लेता है, और सूर्य उदय होने के समय और छिपने के समय, अस्त के समय जो सारा का सारा आकाश है वो लाल क्यों दिखाई देता है। देन इन लास्ट वी विल कंसीडर अबाउट द आइकोनल स्ट्रक्चर, हमारी जो आंख की स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है और इस चैप्टर को पूरा क्लियर करना है। ये चैप्टर आपको 6 नंबर देगा 8th क्लास के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। ये जो अपवर्तन है ये प्रकाश का एक विशिष्ट प्रकार का गुण होता है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रकाश की डेफिनेशन बता देता हूँ कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, जिसको आप लाइट कहते हैं, ये प्रकाश आखिरकार होता है कि अब आप लिखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो अदृश्य वस्तु को दृश्यमान, मतलब देखने के लिए दृश्यमान करने हेतु आवश्यक है। दृश्यमान करने हेतु आवश्यक है तथा यह फोटोन के रूप में चलती है। फोटोन के रूप में चलती है। देखिए, थोड़ी एडवांस चीज में यहाँ पे आपके साथ में डील कर रहा हूँ, जैसे फोटोन है और ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये थोड़ी आपकी स्टैंडर्ड से ऊपर की है, लेकिन हमें विज्ञान के फिजिक्स में परफेक्ट होने के लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आई डोंट नो, आपको याद होनी चाहिए। कहने का मतलब है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है।
जो अदृश्य वस्तुओं को दृश्यमान करने हेतु आवश्यक है, जो अदृश्य वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं दे रही उनको देखने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, फोटोन ऊर्जा के पैकेट होते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अदृश्य वस्तुओं को दृश्यमान करने के लिए आवश्यक है और ये फोटोन के रूप में चलता है। इतनी चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में प्रकाश के गुण, प्रकाश के, चलो प्रकाश की घटनाएं लिख देते हैं। प्रकाश की घटनाएं, प्रकाश के मुख्यतः 5 या 6 प्रकार की घटनाएं मैं यहां पर बता रहा हूं। 1 नंबर परावर्तन, जिसको आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। 2 नंबर आपका अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। वर्ण विक्षेपण, एक परिक्षेपण। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है कि परावर्तन की कितनी घटनाएं मैंने अभी आपको बता दी है। परावर्तन की मैंने अभी आपको बताई है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण और परिक्षेपण, ये मैंने आपको घटनाएं बता दी है। इस पाठ के अंदर हमें केवल कौन सी घटना पढ़नी है? अपवर्तन की घटना पढ़नी है। उसके बाद में हमें कौन सी घटना पढ़नी है? वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़नी है। 2 घटनाओं के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट है। देखिए कितना छोटा सा भाग आपके कोर्स के अंदर है लाइट का, कि लाइट की कितनी घटनाएं हैं? 7 घटनाएं हैं। 7 घटनाओं के अंदर से केवल 2 घटनाएं आपके सिलेबस के अंदर है। तो आपको ये याद होनी चाहिए कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण और परिक्षेपण। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और कौन सी? अपना वर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण। ये सारी आपको याद होनी चाहिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि ये जो परावर्तन और अपवर्तन है ये आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये मैं मान लेता हूं एक सतह है। इस सतह के 2 नाम है, एक तो इसका नाम है पृथककारी सतह और एक इसका नाम है चमकीली सतह। देखिए ये जो सतह है इसके 2 नाम है, ऐसे दिख रहा है ना। इस सतह के 2 नाम है, एक तो इसका नाम हो जाता है पृथककारी सतह, पृथककारी सतह। एक इसी सतह का नाम हो जाता है चमकीली सतह। ये जो सतह है मैंने एक लाइन लगाई है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं एक्स वाई, अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूं एक्स वाई, तो इस एक्स वाई लाइन के 2 नाम हो सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हैं इसको चमकीली सतह, दूसरा आप इसको बोल सकते हैं पृथककारी सतह। अब देखिए ये चमकीली सतह कब कहलाएगी और पृथककारी सतह कब कहलाएगी? अब यहां पर एक मैंने मान लिया स्रोत है, सोर्स, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? स्रोत बोल रहे हैं। स्रोत किसका है? प्रकाश का स्रोत है, जिसके अंदर बहुत सारी क्या है? प्रकाश की किरणें। तो मैंने मान लिया यहां से एक प्रकाश की किरण आती है और इस सतह के ऊपर आकर गिरती है। मैंने मान लिया इस S के अंदर बहुत सारी प्रकाश की किरणों का स्रोत है, इसके अंदर से एक किरण आई और ये सतह XY के ऊपर गिरी। इस सतह के ऊपर गिरने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, जहां पर ये प्रकाश की किरण इस सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है वहां पर एक अभिलंब उत्पन्न हो जाता है। वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक अभिलंब उत्पन्न हो जाता है। इसका नाम क्या हो गया? अभिलंब। इसका नाम हो गया अभिलंब। वापस देखिए ये एक XY सतह है, इसके 2 नाम है, एक तो इसको चमकीली सतह कहते हैं, एक इसको पृथककारी सतह कहते हैं। दोनों अलग अलग घटनाओं के अंदर अलग अलग नाम होंगे, वो भी बताऊंगा। एक मैंने यहाँ पर लिया SS का मतलब प्रकाश की किरणों का स्रोत, इसके अंदर बहुत सारी प्रकाश की किरणें। जब यहाँ से एक प्रकाश की किरण आकर इस XY सतह के ऊपर गिरती है, जब एक प्रकाश की किरण इस स्रोत S से आकर इस XY सतह के ऊपर गिरती है, तो जिस बिंदु पर ये इस सतह से टकराएगी वहां पर एक लंब उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर एक लंब उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये वाला मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसको आप क्या बोल रहे हैं? अभिलंब कह रहे हैं। अब इस प्रकाशित किरण के पास 2 प्रकार की संभावनाएं हैं। अब इस प्रकाशित किरण के पास 2 प्रकार की संभावनाएं हैं। या तो क्या हो कि इस बिंदु से टकराकर कहां चली जाए?
ऊपर की तरफ चली जाए, ये तो इसकी पहली घटना, या तो ये इस सतह से टकराकर ऊपर की तरफ चली जाए या इस सतह से टकराकर कहां चली जाए, नीचे की तरफ आ जाए। इसके पास दो प्रकार की संभावनाएं हैं, या तो इस सतह से टकराकर ऊपर की तरफ चली जाए या इस सतह से टकराकर नीचे की तरफ चली जाए। इन्हीं दोनों घटनाओं को हम परावर्तन और अपवर्तन की घटना कहते हैं। वापस सुनिए, ये जो एक्स वाई सतह, इसके दो नाम है, एक तो इसको चमकीली सतह कहते हैं या इसको हम पृथककारी सतह भी कह सकते हैं। और इसके बाद में मैंने एक एस माना, एस क्या है, प्रकाशीय किरणों का स्रोत है जिसके अंदर बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं। मैंने मान लिया इससे एक प्रकाशीय किरण इस बिंदु O पर आ रही है, इस S से एक प्रकाशीय किरण बिंदु O के ऊपर गिरती है और बिंदु O पर टकराते ही यहाँ पर एक लंब उत्पन्न हो जाता है। ये इस प्रकाशीय किरण को रोकने की कोशिश कर रहा है कि ना तो तेरे को इधर जाना है ना तेरे को इधर जाना है। तो ये जो लंब होता है इसको आप क्या बोल देते हैं, अभिलंब या परपेंडिकुलर कह देते हैं। ये जो लंब है ये प्रकाशीय किरण को रोकने का काम कर रहा है, परंतु इस प्रकाशीय किरण के पास दो प्रकार की संभावनाएं हैं, या तो ये इस बिंदु से टकराकर ऊपर उसी माध्यम के अंदर चली जाए जहां से ये आई है, या ये क्या करे, इस बिंदु से टकरा के नीचे की तरफ आ जाए। यदि प्रकाशीय किरण ऊपर की तरफ चली जाती है, यदि प्रकाशीय किरण इस बिंदु से टकराकर ऊपर की तरफ चली जाती है तो इस घटना को आप क्या बोल देते हैं, परावर्तन की घटना कह देते हैं। वापस सुनिएगा, यदि प्रकाशीय किरण बिंदु S से आने वाली प्रकाशीय किरण बिंदु O से टकराकर ऊपर की दिशा में चली जाती है तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, परावर्तन की घटना कहलाती है। और यदि यही प्रकाशीय किरण बिंदु O से टकराकर नीचे की तरफ आ जाती है तो ये आपकी घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन की घटना कहलाती है। और जो किरण आ रही है ये वाली किरण आपकी कहलाती है आपतित किरण, ये वाली आपकी क्या कहलाती है, आपतित किरणें, आने वाली किरण, जो किरण परावर्तन की घटना में जा रही है ये आपकी कहलाती है परावर्तित किरण, ये आपकी कहलाती है परावर्तित किरण। और जो किरण अपवर्तन की दिशा में जा रही है ये आपकी कहलाती है अपवर्तित किरण, ये आपकी कहलाती है अपवर्तित किरण। जो प्रकाशीय किरण आई वो आपकी कहलाती है आपतित किरण, जो प्रकाशीय किरण ऊपर की तरफ गई वो आपकी कहलाती है परावर्तित किरण। और इस परावर्तित किरण ने जो घटना प्रदर्शित की वो घटना कहलाती है परावर्तन की घटना। जब परावर्तन की घटना होगी तो ये वाली सतह x आपकी कहलाएगी चमकीली सतह, और जब अपवर्तन की घटना होगी तो ये जो आपकी सतह ये कहलाएगी पृथककारी सतह। जब प्रकाशीय किरण नीचे की तरफ आ जाती है तो ये घटना अपवर्तन की घटना कहलाती है। और अपवर्तन की इस घटना के अंदर ये वाली जो प्रकाशीय किरण नीचे की तरफ गई है इसको आप बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये किरण क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। और उस कंडीशन के अंदर जब अपवर्तन होता है तो ये जो आपकी सतह है एक्स वाई आपकी क्या कहलाती है, पृथककारी सतह कहलाती है। ये चीज आपको याद रखनी है बड़े ही ध्यान से। कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि केवल 8वीं के लिए है, नहीं, ये आपका जो चैप्टर है वो साथ में 10th के अंदर भी इंक्लूड है। तो मैं दोनों चीजें आपको साथ में बता रहा हूँ, दोनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है। जब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंग होती है जो अदृश्य वस्तुओं को दृश्यमान करने के लिए आवश्यक है तथा यह फोटोन के रूप में चलती रहती है। ये क्या करती है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि फोटोन के रूप के अंदर चलती रहती है और अदृश्य वस्तुओं को दृश्य करने के लिए अति आवश्यक है। प्रकाश की 7 घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, परिक्षेपण और विवर्तन। ये हमने वर्ण विक्षेपण, ये हमने 7 घटनाएं यहाँ पर देख ली। कौन कौन सी, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, परिक्षेपण और एक आपकी कौन सी थी, वर्ण विक्षेपण। ये 7 घटनाएं हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद में मैंने आपको समझाया परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। ये आपकी एक सतह है एक्स वाई जिसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, इसके दो नाम है, एक तो चमकीली सतह, एक कौन सी सतह, पृथककारी सतह। दोनों अलग अलग कंडीशन के अंदर नाम हो सकते हैं, दोनों एक साथ नाम कभी भी संभव नहीं है। उसके बाद में मैंने माना कि इस सतह के ऊपर एक ऐसे है जिसको मैं बोल रहा हूँ प्रकाशीय किरणों का स्रोत। स्रोत कहने का मतलब ये एक लाइट की भांति व्यवहार कर रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, बल्ब की तरह आप इसको मान सकते हैं। इसके अंदर अनेकों प्रकार की प्रकाशीय किरणें उत्सर्जित हो रही है। मैं इसमें मान रहा हूं कि एक जो प्रकाशीय किरण है वो इस सतह के बिंदु O पर आकर टकराती है। बिंदु O पर आकर टकराने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, जो किरण आई है। जैसे ये किरण बिंदु O के ऊपर आके टकराती है, यहाँ पर एक लंब उत्पन्न हो जाता है। इस लंब को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, अभिलंब कह देते हैं। और ये जो अभिलंब है ये इस प्रकाश किरण को ना तो आगे जाने दे रहा है और ना ही पीछे जाने दे रहा है, मतलब इसके मार्ग के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब प्रकाशीय किरण के पास 2 प्रकार की चॉइस है, क्योंकि हमने पढ़ा है
कि जो प्रकाश किरण है वो फोटोन के रूप में चलती है और फोटोन की कुछ न कुछ क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के माध्यम से ही ये आने वाली प्रकाशीय किरण दो दिशाओं के अंदर जाने की कोशिश करती है। या तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है या ये नीचे की तरफ आ सकती है। यदि ये प्रकाशीय किरण ऊपर की दिशा के अंदर जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है, परावर्तन की घटना कहलाती है। और इस परावर्तन की घटना के अंदर ये जो किरण गई है इसको आप क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और यदि ये प्रकाश की नीचे की तरफ आ जाती है तो इस घटना को हम क्या बोल देते हैं, अपवर्तन कह देते हैं। और इस अपवर्तन की घटना में जाने वाली किरण को आप क्या कह देते हैं, अपवर्तित किरण कह देते हैं। अब देखिए आने वाली जो किरण है, इस आने वाली किरण ने जो एंगल बनाया उस कोण को हम कहते हैं कोण आई, इंसिडेंट एंगल। और जो जाने वाली किरणें हैं इन दोनों के साथ में जो बनने वाला कोण है उसको हम कह देते हैं एंगल आर। यदि ये आर परावर्तन के लिए है तो ये बताएगा रिफ्लेक्शन के लिए आर को, क्योंकि परावर्तन का आर भी कहां से, रिफ्लेक्शन कहां से चालू हो रहा है, आर से। और यदि अपवर्तन की घटना है तो भी किसको बताएगा, आर। साइंटिस्ट बड़े ही समझदार होते हैं, इन दोनों का नाम आर से शुरू होने वाला है तो इन दोनों का सिंबल भी क्या होगा, आर। यदि परावर्तित किरण है तो परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, तो इसका पहला सिंबल क्या हो गया, आर। और यदि प्रकाश की किरण नीचे की तरफ जा रही है मतलब अपवर्तन की घटना हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसका भी शुरू कहां से हो रहा है, आर से, तो इसका सिंबल भी क्या हो गया, आर। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं जो परावर्तन है उसकी मेन कंडीशन क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसके लिए एक बार मैं इधर वाला जो प्रकाश का भाग है इसको एक बार क्लियर कर रहा हूं। आप ये डायग्राम अपने बुक के अंदर ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपके साथ डील करूंगा कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो आखिरकार क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। देखिए जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें काम में लेनी है। एक तो हमें लेनी है प्रकाशीय किरणों का स्रोत, S1 का मिलेंगे ये वाली सतह XY। XY का नाम क्या होगा परावर्तन के लिए, चमकीली सतह हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। आने वाली प्रकाशीय किरण को आपतित किरण बोलेंगे, जाने वाली प्रकाशीय किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये घटना क्या कहलाएगी, हमारी परावर्तन की घटना कहलाएगी। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, बड़े सरल तरीके से। परावर्तन आखिरकार रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाशीय किरण प्रकाशिक स्रोत S से, जब कोई प्रकाशिक स्रोत S से एक XY सतह जिसका नाम क्या है, चमकीली सतह पर आकर गिरती है। जब कोई प्रकाशिक किरण प्रकाशिक स्रोत S से चमकीली सतह पर आती है या आपतित होती है, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं इसको, आपतित होती है, तथा सतह के बिंदु O से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। डायग्राम देख लीजिए। चमकीली सतह की अगर मैं बात करूंगा तो नीचे चमकीली सतह में इस प्रकार से शो करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने पॉलिश कर दी है, ये आपकी क्या हो जाती है, पॉलिश हो जाती है। ये आपकी सतह कौन सी है, XY। ये आपका हो गया स्रोत, इस सतह का नाम क्या हो गया, चमकीली सतह। ये XY हो गई, ये वाला आपका क्या हो गया, प्रकाशिक स्रोत। और इससे जो प्रकाश की किरण आ रही है वो इसके बिंदु O पर आकर टकराई, इसको आप क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जैसे यहां से टकराएगी यहाँ पर क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा, तो इसको आप क्या बोल देंगे, अभिलंब।
अभिलंब के साथ में आने वाली किरण कौन सा एंगल बनाएगी, कोण आई बनाएगी और इसी दिशा के अंदर वापस चली जाएगी और कौन सा कोण बनाएगी, कोण आर बनाएगी। इस वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारी घटना थी, इसके अंदर हमने देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब जो परावर्तन है उसकी मुख्य कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको और बता देता हूं। इसके लिए मैं इधर वाला डायग्राम एक बार क्लियर कर देता हूं। परावर्तन की जो मुख्य शर्तें हैं वो भी आपको मैं बता रहा हूं। जी ये वीडियो 10वीं और 8वीं दोनों के लिए कंबाइन है। परावर्तन की मुख्य शर्तें, मेन कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आने वाली प्रकाशीय किरण के साथ आने वाली प्रकाशीय किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आई और जाने वाली प्रकाशीय किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण सदैव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आपतन कोण एंगल आई बराबर किसके होना चाहिए, परावर्तन कोण आर के। तो अतः आप क्या कह सकते हैं कि जो एंगल आई है वो बराबर होना चाहिए किसके, एंगल आर के। सबसे पहली कंडीशन ये हो जाती है। उसके बाद में जो शर्त नंबर 2 है वो ये है कि आपतित प्रकाशीय किरण, परावर्तित प्रकाशीय किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए। जिस प्रकार से ये देखिए इस लाइन के ऊपर वाला तल एक ही है और इसके नीचे वाला तल एक ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आने वाली प्रकाशीय किरण और जाने वाली प्रकाशीय किरण और ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल के अंदर उपस्थित है। ये वाली घटना अगर होगी तो इस घटना को आप क्या बोलेंगे, परावर्तन की घटना बोलेंगे, रिफ्लेक्शन की घटना बोलेंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आपतित प्रकाशीय किरण कोमा परावर्तित प्रकाशीय किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए। तीनों एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए। तो जो आपकी घटना होगी उस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। यदि इनके अंदर से कोई भी घटना का पालन नहीं होता है तो वो घटना आपकी प्रकाश का परावर्तन कदापि नहीं कहलाएगी। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ डील करूंगा कि प्रकाश का जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उससे आप क्या समझते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के अंदर शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।